स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द एक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोराक्स ऑन लिटमस। कि लिटमस पेपर के ऊपर बोराक्स के एक्वस सॉल्यूशन का क्या असर पड़ता है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर गौर करने की जरूरत है। यहाँ पे देखें, नंबर 1 वो कह रहा है कि बोराक्स का एक्वस सॉल्यूशन है। बोराक्स का, तो बोराक्स का फार्मूला क्या है? Na2B4O7। सबसे पहले ये आयोनाइज्ड होगा, किस चीज में? टूट जाएगा अपने आयंस के अंदर, रेस्पेक्टिव आयंस में। सोडियम आयन Na प्लस B4O7 - 2, क्योंकि यहाँ पे 2 Na है। इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो फिर ये 2 Na बन जाएगा। तो 2 Na प्लस हमारे पास 2 सोडियम आयन आ गए। अब यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है? एक्वस सॉल्यूशन है बोराक्स का। बोराक्स की बात तो समझ में आ गई है, ये तो आयोनाइज्ड हो गया अपने रिस्पेक्टिव आयंस में। फिर ये एक्वस मींस के ये वाटर के अंदर इसका सॉल्यूशन है। मींस के वाटर की आपको पता है सेल्फ आयोनाइजेशन होती है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। H2O जब आयोनाइज्ड होता है तो H प्लस OH आयन में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन में। अब जरा गौर करें, जब ये दोनों चीजें हम मिलाएंगे इकट्ठे एक ही बीकर के अंदर तो क्या होगा? एक साइड पे हमारे सॉल्यूशन के अंदर सोडियम आयन B4O7-2 आयन, H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ये सारी चीजें हमारे सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगी। जब सॉल्यूशन के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी, आपको पता है फिर अपोजिटली चार्ज्ड आयंस क्या करते हैं? हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने की वजह से ये सोडियम आयन क्या करेगा? इस हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनेगा? Na+। हमारे पास 2 सोडियम आयन है प्लस ये फर्ज करते हैं, ये भी इक्वेशन को इस तरह से बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे ये 2 2, तो 2 हाइड्रोक्साइड आयन है, ये आपस में मिलके बनाएंगे 2 सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है, स्ट्रांग बेस है। इस स्ट्रांग बेस की वजह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि लिटमस पेपर के ऊपर इसके सॉल्यूशन का क्या असर पड़ता है। अब आप खुद समझदार हैं कि बेस जो है लिटमस पेपर के ऊपर क्या असर करता है। देखें, लिटमस पेपर जो है अगर रेड है तो बेस उसको ब्लू कर देता है। हमेशा बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है और जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। तो इट्स मींस के हमारा लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, रेड से ब्लू हो जाएगा। तो यही इफेक्ट है। आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है व्हाट इज द एक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोराक्स ऑन लिटमस पेपर। तो एक्शन यही है कि लिटमस पेपर को क्या कर देता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। कहानी हम ये लिखेंगे, व्हेन वी ऐड बोराक्स इन वाटर, जब हम बोराक्स को पानी में ऐड करते हैं, इट्स हाइड्रोलाइसिस टेक्स प्लेस एज, तो ये टूट जाएगा अपने आयंस में वाटर की मौजूदगी में। हाइड्रोलाइसिस मींस के वाटर ऐड करके किसी चीज को तोड़ना, डिकम्पोज करना वाटर के जरिए से। हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन तोड़ना, ब्रेक डाउन। तो सोडियम बोराक्स जो है ये टूट जाएगा सोडियम आयन में और B4O7-2 में। और फिर वाटर क्या करेगा? क्योंकि वाटर भी मौजूद है, एक्वस सॉल्यूशन है, हम वाटर के अंदर ही इसको ऐड कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा? वाटर भी तो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूटेगा। अब क्या होगा? सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रांग बेस है, सो रेड लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? टर्न्स ब्लू। तो ये इफेक्ट है बोराक्स का, बोराक्स के एक्वस सॉल्यूशन का ये इफेक्ट निकलता है लिटमस पेपर के ऊपर। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बोराक्स बीट टेस्ट, एक्सप्लेन इट्स केमिस्ट्री। तो बोराक बीट टेस्ट क्या है, इसकी केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले हमने देखना है कि बोराक्स बीट टेस्ट है क्या।
तो बोरॉक्स बीड टेस्ट जो है ये एक केमिकल टेस्ट है, अमूमन लैब में यूज किया जाता है। आपको एक सैंपल दिया जाता है, एक नमूना दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि इसके अंदर जो रेडिकल्स हैं उनकी पहचान करें, उनको आइडेंटिफाई करें। तो आपने एक टेस्ट करना है, उन टेस्ट में से एक बोरॉक्स बीड टेस्ट भी है और बोरॉक्स बीड टेस्ट हमेशा कलर्ड रेडिकल्स की पहचान करता है। जब आपके रेडिकल्स कलरफुल होंगे तो बोरॉक्स बीड टेस्ट के जरिए से उनकी पहचान करना आसान है, क्योंकि मुख्तलिफ कलर्स के जो है कलर्स के रेडिकल्स बनते हैं, मुख्तलिफ रेडिकल्स के मुख्तलिफ स्पेसिफिक कलर्स होते हैं, उनको फिर आसानी के साथ उनकी पहचान की जा सकती है। लेकिन आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल के स्क्रीन को ज़रा फुल स्क्रीन करें ताकि ये, क्योंकि मैंने बहुत छोटे अल्फाज लिखे हुए स्पेस के प्रॉब्लम की वजह से, ताकि आपको ये नजर आए। तो सबसे पहले कि बोरॉक्स बीड टेस्ट है क्या, हम ये देखेंगे। बोरॉक्स बीड टेस्ट इज अ केमिकल टेस्ट टू डिटेक्ट कलर्ड रेडिकल्स। कलर्ड रेडिकल्स को जैसे कॉपर है, आयरन आयन है, मैंगनीज है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, निकल है, तो इस तरह के कलर रेडिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए बोरॉक्स बीड टेस्ट को यूज किया जाता है। पहली बात तो ये है। अब आपको सिंपल दी गई है, आप किस तरह से कैसे उसको टेस्ट करेंगे, तो आपके पास एक पूरा प्रोसीजर होता है, तरीकाकार होता है। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने प्लाटिनम का एक वायर लेना है। किस चीज का? प्लाटिनम का एक वायर लेना है, पीटी वायर, प्लाटिनम का वायर। और फिर आपने फर्ज करें ये वायर ले लिया और इसके एक सिरे पे इस तरह से एक लूप बनाएंगे, हल्का सा लूप बनाएंगे। लूप बनाने के बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा सा बोरॉक्स उठाना है, इसके ऊपर लगा देना है। अब आपने इसके ऊपर बोरॉक्स लगा दिया। अब बोरॉक्स लगाने के बाद इसको हीट करेंगे, इसी बोरॉक्स को हीट करेंगे। जब आप इसको हीट करेंगे तो एक ग्लास लाइक जो है बीड बन जाएगा, इसके ऊपर क्या बन जाएगा? ग्लास लाइक क्लियर बीड बन जाएगा, शफाफ किस्म का एक बीड बन जाता है, जैसे बरोजा है इस तरह का एक बीड इसके ऊपर इस तरह से बन जाता है। तो अब आपने क्या करना है, आपने इस बीड के ऊपर आपको जो सैंपल जो दी हुई है उस सैंपल में से थोड़ा सा उठा के इस बीड के ऊपर यहीं पे फर्ज करते हैं मेरे पास ये आपके पास यहां सैंपल पड़ा हुआ है और आपने यहां सैंपल में से थोड़ा सा सैंपल उठा के यहां से उठा के इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, अब आपने ये रख दिया। अब क्या करना है, इसको दोबारा हीट करेंगे। किस चीज के ऊपर? फ्लेम के ऊपर, शोले के ऊपर। तो शोले के ऊपर जब इसको हीट करेंगे तो ये बीड के साथ रिएक्ट करेगा, आपका जो भी सैंपल है बीड के साथ रिएक्ट करेगा और एक मखसूस किस्म का कलर बनाएगा। अब उस मखसूस किस्म के कलर से आपको आसानी होती है कि आप इस सैंपल की पहचान कर सकते हो कि इस सैंपल के अंदर आपका जो कलर्ड रेडिकल है वो कौन सा है। यानी वो रेडिकल आपका कॉपर भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, कोबाल्ट, क्रोमियम, निकल वगैरह कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, रीड करते हैं। प्रोसीजर बता दिया आप किस तरह से। नंबर 1, टुक अ क्लीन्ड प्लैटिनम वायर एंड मेक अ लूप ऑन इट्स वन एंड। आपने एक प्लैटिनम वायर ले लिया और इसके एक एंड के ऊपर इस तरह से एक लूप बना दिया और उसके बाद क्या किया, टेक अ लिटिल बोरॉक्स इन दिस वायर। उसके बाद इसके ऊपर आपने पहले बोरॉक्स रख देना है, थोड़ा सा बोरॉक्स, यानी Na2B4O7 आपके पास होता है वो रख देना है। और फिर क्या करना है, टेक अ लिटिल बोरॉक्स इन दिस वायर एंड हीट इट और उसको गर्म करना है। उसके बाद क्या होगा, अ कलरलेस ग्लासी बीड इज प्रोड्यूस। इसके नतीजे में एक कलरलेस ग्लासी बीड जो है वो पैदा हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड बोरॉक्स बीड। अब इसको क्या कहेंगे, उस बीड को बोरॉक्स बीड कहा जाता है क्योंकि वो बोरॉक्स से बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, टेक सम अमाउंट ऑफ सैंपल। अब आपने थोड़ा सा सैंपल उसी के ऊपर रख देना है ऑन दिस बीड एंड टेक इट वंस टू ऑक्सीडाइजिंग एंड देन रिड्यूसिंग फ्लेम।
पहले उसको दो फ्लेम्स के ऊपर लेके जाएंगे, पहले ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के ऊपर, फिर रिड्यूसिंग फ्लेम के ऊपर। तो जब आप फ्लेम के ऊपर लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ कलर्स जो है वो सैंपल का कोई स्पेसिफिक कलर दिखेगा। स्पेसिफिक कलर ऑफ रेडिकल अपीयर्स ऑन बीड, इसी बीड के ऊपर रेडिकल का एक मखसूस कलर आपको दिखेगा। दिस कलर हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द गिवन रेडिकल, तो गिवन रेडिकल को आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प मिलेगा। अब नेक्स्ट है कि इसका केमिस्ट्री क्या है, मतलब इसके अंदर कौन कौन से केमिकल चेंजेस होते हैं जब आप बोराक्स बीड टेस्ट कर रहे होते हो। नंबर 1, तो सबसे पहले तो आपने क्या किया, सबसे पहला स्टेप आपने ये किया था कि आपने बोराक्स को उठा के उसको हीट किया था। जब आप बोराक्स को हीट करते हैं तो बोराक्स जो है वो डिकम्पोज हो जाता है। किस चीज में, इसमें देखें, ऑन हीटिंग बोराक्स डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम मेटाबोरेट। ये क्या है आपका, सोडियम मेटाबोरेट है। एक तो टूट गया सोडियम मेटाबोरेट में, और दूसरा बोरिक एनहाइड्राइड में। किस चीज में, बोरिक एनहाइड्राइड। दो चीजें बन गई। एक बन गया जब आपने जो है बोराक्स को आपने हीट किया तो ये टूट गया किस चीज में, हीट। अब हमने इसको हीट किया तो ये टूट गया सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड। बोरिक एनहाइड्राइड मींस के बोरिक एसिड में से हमने वाटर का एक मॉलिक्यूल निकाला हुआ है। रिमूव, वाटर के रिमूव होने के बाद जो बनता है उसे हम एनहाइड्राइड कहते हैं। अच्छा जी, फिर आपने क्या किया, ये चीज बन गई। अब आपने दोबारा क्या किया, आप जो आपके पास जो साल्ट दिया हुआ था सैंपल, उसको भी तो आपने हीट किया। जब आप उस सैंपल को हीट करेंगे तो वो सैंपल अपने ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आपके पास कैल्शियम का सैंपल था या जैसे आपके पास आयरन का सैंपल था तो ये वो आयरन से आयरन ऑक्साइड में चेंज हुआ। अच्छा जी, अगर वो कॉपर का सैंपल था तो जो कॉपर से कॉपर ऑक्साइड में चेंज हुआ। इसी तरह से अगर क्रोमियम का सैंपल था तो क्रोमियम ऑक्साइड में, यानी कि इसका ऑक्साइड बन गया तो ये अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा रेडिकल या सैंपल। फिर उसके ऑक्साइड उसका क्या करेगा, अब दोबारा आप हीट करेंगे तो इसका ऑक्साइड जो है वो बोरिक एनहाइड्राइड यानी इसके साथ रिएक्ट करेगा और एक मखसूस किस्म का इसी मेटल का एक मेटाबोरेट बनाएगा उसी मेटल का जिसके आपके पास सैंपल है। अब क्या हुआ, ऑन हीटिंग गिवन साल्ट मेटेलिक ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। दिस ऑक्साइड रिएक्ट्स विद B2O3। ये जो B2O3 आपके पास बना हुआ है अब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने पर एंड गिव अ कलर्ड मेटाबोरेट, इसके नतीजे में एक कलर्ड मेटाबोरेट बनेगा। ये एक मेटाबोरेट है, उसी मेटल का है। अगर यहाँ पे कोई और कॉपर के अलावा कोई मेटल होता तो उसी का ये मेटाबोरेट होता। तो अब हर मेटाबोरेट का अपना एक मखसूस कलर होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि ये कॉपर का मेटाबोरेट है। कॉपर के मेटाबोरेट जो है उसका कोई कलर नहीं होता रिड्यूसिंग फ्लेम के ऊपर। अगर रिड्यूसिंग फ्लेम के ऊपर कोई कलर नहीं आ रहा तो आप समझ सकते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर जो रेडिकल है वो कौन सा है, वो कॉपर मौजूद है उसके अंदर। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई CO2 इज नॉन पोलर इन नेचर। एक्सप्लेन करें कि CO2 नेचर में जो है वो नॉन पोलर है। अब पहले तो पोलर और नॉन पोलर को जरा रिवाइज करते हैं। अगर बॉन्ड दो डिफरेंट एलिमेंट के दरमियान बन जाता है तो उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से बॉन्ड हमेशा पोलर बन जाता है। जैसे HCl है, HCl, इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, अच्छा जी, इसमें क्या है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। इस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉनों का शेयर्ड पेयर क्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, जहां पे पार्शियल नेगेटिव और जहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। तो ये बॉन्ड को क्या बन जाता है, पोलर बन जाता है। अब ये होता क्यों है, ये दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से एक बॉन्ड पोलर बन जाता है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन और ऑक्सीजन है, तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी काफी ज्यादा फर्क है इनके दरमियान। तो ये बॉन्ड जो है पोलर होना चाहिए था क्योंकि ये दो डिफरेंट एलिमेंट हैं। बट कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान जो बॉन्ड है वो पोलर नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉन पोलर है। रीजन क्या है,
अब रीजन ये है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के ज्योमेट्री के ऊपर गौर करें तो इस तरह से लीनियर ज्योमेट्री होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें ये ग्रुप जो है कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान ये जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये ऑक्सीजन भी इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी ये जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट है यहां पे अमल कर रहा है, तो इस तरफ भी बिल्कुल इक्वल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इसी तरह का एक डाइपोल मूवमेंट एक्ट कर रहा है। जब क्योंकि ये दोनों सेम ग्रुप है तो इक्वल एक्ट कर रहा होगा ना डाइपोल मोमेंट, और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे फिर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। यानी ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ये जो बॉन्ड है इसके डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर देता है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ये वाला बॉन्ड, इसका डाइपोल मोमेंट उस डाइपोल मोमेंट के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं लीनियर ज्योमेट्री की वजह से, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉन पोलर बन जाता है। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, ये इस तरह से है, बिल्कुल लीनियर ज्योमेट्री है और 180 इनके दरमियान जो है बॉन्ड एंगल होता है, बिल्कुल लीनियर ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री ऑफ CO2 इज लीनियर, बॉन्ड एंगल बिटवीन ईच कार्बन ऑक्सीजन इज इक्वल टू 180, हर कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो 180 है। द डाइपोल मोमेंट ऑफ बोथ द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कैंसल इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ये वाला और ये वाला ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन अपोजिट साइड्स, क्योंकि ये मुखालिफ साइड्स के ऊपर मौजूद हैं। ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देता है और ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। सो टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ CO2 बिकम्स जीरो, तो जो टोटल डाइपोल मोमेंट है वो जीरो बन जाता है। दैट इज वाई CO2 इज नॉन पोलर इन नेचर, इसी वजह से CO2 नेचर में नॉन पोलर है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई CO2 इज एसिडिक इन नेचर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका एसिडिक कैरेक्टर क्यों है, ये एक एसिड के तौर पर क्यों बिहेव करता है। स्टूडेंट आपको पता है कार्बन के या नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर। तो देखें कार्बन डाइऑक्साइड में, ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड है किसका? कार्बन का, और कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल है। तो कार्बन एक नॉन मेटल है, इसलिए इसका जो ऑक्साइड है यानी कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है? एक एसिड है। अब इसकी और भी चीजें हैं, ये क्या करता है? जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो ये एसिड बनाता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना रहा है, इसलिए ये एसिड है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम किसी बेस जैसे NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, इस एसिड को एक साल्ट में तब्दील कर देता है। कैसे? क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस H2O। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, इस साइड पे एक कार्बन, उस साइड पे एक कार्बन, इस साइड पे 2 और 1 3, ऑक्सीजन उस साइड पे 3 और 1 4, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब हमारे पास 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 सोडियम, उधर 2 सोडियम, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और इसी तरह से 2 हाइड्रोजन, उधर भी 2 हाइड्रोजन। इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। तो क्या हो रहा है? साल्ट बन रहा है जब कार्बन डाइऑक्साइड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है। अमूमन एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेसिस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो यहाँ इस बात से भी वाज़ेह हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक कैरेक्टर रखता है, क्योंकि ये बेसिस को न्यूट्रलाइज कर देता है, एंड इसी तरह से जैसे बाकी एसिड्स करते हैं। जैसे बाकी एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करके, बाकी ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करके, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड्स बनाते हैं, इसी तरह से कार्बन का ऑक्साइड्स भी वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? कार्बोनिक एसिड बना रहा है। तो इन तमाम चीजों से यही वाज़ेह होता है। इन CO2 कार्बन इज नॉन मेटल,
तो CO2 को देखा जाए तो इसमें कार्बन जो है ये एक नॉन मेटल है। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हमेशा एसिडिक होते हैं, बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड्स एज, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके इस तरह से टू फॉर्म एसिड बनाते हैं, जैसे CO2 प्लस H2O H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना दिया। कार्बोनिक एसिड एक एसिड है। सिमिलरली CO2 रिएक्ट विद बेसिस, CO2 बेसिस के साथ रिएक्ट करता है एंड न्यूट्रलाइजेस देम, और उनको न्यूट्रलाइज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट बना रहा है और वाटर बना रहा है। क्या हो रहा है कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। एसिड बेस रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो कि हो रहा है एक बेस और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एज आ एसिड बिहेव कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एसिडिक कैरेक्टर पाई जाती है। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्थोबोरिक एसिड? आर्थोबोरिक एसिड क्या है? फार्मूला ऑफ आर्थोबोरिक एसिड इज H3BO3। H3BO3 को आर्थोबोरिक एसिड कहते हैं। ये बोरिक एसिड का एक एसिड है, आर्थोबोरिक एसिड। इट इज द स्टेबल बोरिक एसिड अमंग ऑल एसिड्स ऑफ बोरिक एसिड। आर्थोबोरिक एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल एसिड है बोरिक एसिड का। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह से है, सेंटर में बोरान, साइड्स पे OH ग्रुप लगे हुए हैं। तो इस तरह से एक जो है वो ट्राइगोनल शेप इसका बन जाता है। इस तरह से साइड पे हाइड्रोक्साइड्स लगे हुए हैं, सेंटर पे बोरान। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। H3 3 हाइड्रोजन है, BO3 3 ऑक्सीजन है। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि why CO2 is a gas at room temperature while SiO2 is a solid। सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक सॉलिड है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है रूम टेम्परेचर के ऊपर। रीजन क्या है? एक तो ये क्वेश्चन क्यों कर रहा है? क्वेश्चन इसलिए कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये दोनों ऑक्साइड्स हैं, एक ही ग्रुप के ऑक्साइड्स हैं। कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो इनके कार्बन और सिलिकॉन के प्रॉपर्टीज तो सेम होने चाहिए थी, लेकिन इनके प्रॉपर्टीज डिफरेंट आ रहे हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज इनके डिफरेंट आ रहे हैं। एक रूम टेम्परेचर के ऊपर गैस की हालत में पाई जाती है, जबकि दूसरा जो है वो सॉलिड की हालत में पाई जाती है। रीजन क्या है? देखें, स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे मैटर करता है। किस तरह से? कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है, और लीनियर स्ट्रक्चर होने की वजह से ये नॉन पोलर कंपाउंड है। देखें, यहाँ पे पोलैरिटी पैदा होती है, डाइपोल फोर्सेस पैदा हो जाते हैं और यहाँ पे भी पैदा होते हैं, लेकिन क्योंकि ये अपोजिटली एक दूसरे के एक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये डाइपोल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है? एक नॉन पोलर कंपाउंड बन जाता है। अब नॉन पोलर कंपाउंड जो होते हैं इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंतहाई वीक होते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जब वीक होते हैं तो फिर उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हमेशा कम होता है, क्योंकि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का दारोमदार होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। तो नॉन पोलर होने की वजह से इनके अंदर बहुत वीक किस्म के वंडरवाज फोर्सेस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर होते हैं तो अमूमन मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और चीजें जो है वो गैस की हालत में या लिक्विड की हालत में पाई जाती हैं। अमूमन अगर बहुत ज्यादा वीक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो गैस की हालत में पाई जाती है। तो यहाँ पे रीजन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन पोलर कंपाउंड है। नॉन पोलैरिटी की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक हैं, जिसकी वजह से ये एक गैस की हालत में रूम टेम्परेचर के ऊपर पाई जाती है। जबकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड पॉलीमर्स बनाता है, मींस के लंबे लंबे चेन बनाता है। इस तरह से देखें, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक और मॉलिक्यूल है, इसी तरह से एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ये है और एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ये है। ये इस तरह से आपस में जुड़कर लंबे लंबे चेन्स पॉलीमर्स बनाते हैं। यहाँ पे तो मैंने 3-4 लिखे हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स।
लेकिन ये बहुत लंबे लंबे चेन, हजारों की तादाद में इनके सिलिकॉन डाइऑक्साइड इकट्ठे मिलकर पॉलीमराइज होते हैं, लंबे चेन बनाते हैं, इनको हम पॉलीमर्स कहते हैं। तो पॉलीमराइज होके लंबे लंबे चेन्स, बिग स्ट्रक्चर, जेंट जो है वो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जब साइज बड़ा होता है मॉलिक्यूल्स का, जब साइज ज्यादा होने की वजह से फिर वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनमें वांडर वाल्स फोर्सेस काफी स्ट्रांग होते हैं। यही वजह है कि इनके पॉलीमराइजेशन की वजह से, बड़े बड़े पॉलीमर्स बनने की वजह से ये क्या होता है, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है और ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड की हालत में पाई जाती है। वजह यह है कि ये पॉलीमर्स की शक्ल में पाई जाती है। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। मींस के देखें, ये सिलिकॉन है, एक ऑक्सीजन इधर, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे, एक लगता यही है 4 ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक पॉलीमर है। इसमें दूसरे साइड पे भी ये जो ऑक्सीजन है इसका ताल्लुक जो दूसरा एक सिलिकॉन आएगा उससे है। जैसे यहाँ पे एक सिलिकॉन मौजूद होता है तो इस ऑक्सीजन का ताल्लुक उसी सिलिकॉन से है। इसी तरह से मतलब ये यहाँ पे इस तरह से बन रहा है, लेकिन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाता है जैसे इस ऑक्सीजन का ताल्लुक इस सिलिकॉन से। इसी तरह से अगर आगे यहाँ पे एक सिलिकॉन मौजूद है तो इस ऑक्सीजन का ताल्लुक जो है तो इस सिलिकॉन से, लेकिन यहाँ पे इसका ताल्लुक इससे है। यहाँ नीचे एक और सिलिकॉन है, इसी तरह से ये इसके साथ जुड़ा हुआ है और यूं एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इस तरह पॉलीमराइज होके सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है टेट्राहेड्रल शेप बनाता है, फिर पॉलीमराइज होके पॉलीमर्स बनाता है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है और रूम टेम्परेचर पे सॉलिड की हालत में पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर कंपाउंड विद वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि नॉन पोलर है इसलिए इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड फॉर्म पॉलीमर्स एंड फॉर्म बिग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। बिग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना के पॉलीमराइज बनाता है। ड्यू टू अबव रीजंस CO2 is a gas at room temperature while SiO2 is a solid। तो SiO2 जो है एक सॉलिड है। यहाँ पे असल में बिग स्ट्रक्चर होता है उसका टेट्राहेड्रल ही होता है, और रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, SiO2 इज अ सॉलिड, सॉलिड होता है। तो रीजन यही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बोरान विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप थर्ड ए एलिमेंट्स। बोरान का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के थर्ड ए ग्रुप से है। इस ग्रुप में और कौन से एलिमेंट हैं? थर्ड ए ग्रुप में बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। तो ये मेंबर हैं ग्रुप थर्ड ए के। अब बोरान जो है इनसे थोड़ा डिफरेंट है बाकी एलिमेंट से। कुछ प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स इसके जो है बाकी इसके ग्रुप मेंबर से डिफरेंट होते हैं। गो के एक ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं इनके प्रॉपर्टीज अमूमन सेम होते हैं मोस्टली, लेकिन बोरान जो है इनसे डिफरेंट प्रॉपर्टी, कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज बोरान शो करता है अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से। इस प्रॉपर्टी को, इस बिहेवियर को पेक्यूलियर बिहेवियर कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से बोरान अपने बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट होता है। नंबर 1, बोरान शो सम डिफरेंसेस फ्रॉम इट्स फैमिली मेंबर्स ड्यू टू नंबर 1 इट्स स्मॉलर साइज एंड हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। बोरान का साइज बहुत छोटा होता है। बोरान का साइज छोटा होता है। छोटे साइज की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी फिर हाई हो जाता है। आपको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज का। तो बोरान का साइज बहुत छोटा है जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है। ये दो बेसिक चीजें हैं जिसकी वजह से बोरान अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से डिफरेंट हो जाता है। एक स्मॉलर साइज है इसका और दूसरा इसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब ये डिफरेंसेस क्या क्या शो करता है? नंबर 1, बोरान इज नॉन मेटल वाइल अदर ग्रुप मेंबर्स आर मेटल्स। बोरान एक नॉन मेटल है लेकिन बाकी इसके जो ग्रुप मेंबर्स हैं, सारे ग्रुप मेंबर्स जो है वो मेटल्स होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सारे मेटल्स हैं, जबकि बोरान क्या है, एक नॉन मेटल है। मींस ये बोरान जो है ये एक नॉन मेटल है
जबकि इसके बाकी ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे मेटल्स हैं और कुछ इनमें से मेटलाइट्स भी हैं। अच्छा खैर, इट इज द ओनली नॉन मेटल विच हैव लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। बाकी जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में अमूमन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने भी नॉन मेटल्स हैं, जैसे इससे आगे कार्बन है, उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उनके वैलेंस शेल में 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरान वाहिद ऐसा एलिमेंट है जिसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन तो 4 से कम है, लेकिन फिर भी वो नॉन मेटल है। ऐसा खैर हाइड्रोजन भी है और हीलियम भी है। हीलियम के वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो नॉन मेटल है। इसी तरह हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है और वो नॉन मेटल है। खैर, बोरान जो है इसमें क्या है कि बोरान के अंदर भी ये चीज है कि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी 4 से इलेक्ट्रॉन कम है। अगर हम बोरान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो बोरान का एटॉमिक नंबर जो है वो 5 है। इसके पहले शेल में 2 और दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसके बावजूद भी ये वाहिद नॉन मेटल है जिसके वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है इन इट्स वैलेंस शेल। अच्छा जी, इट शो +3 और -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि ग्रुप के बाकी मेंबर जो है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। ये सिर्फ +3 और -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। उसके बाद है बोरान डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स विद एनाइन। बोरान आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता, बाकी जो ग्रुप मेंबर हैं वो आयनिक कंपाउंड्स एनाइंस के साथ बनाते हैं, जबकि बोरान आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता। उसके बाद नेक्स्ट है बोरान फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स व्हाइल अदर ग्रुप मेंबर फॉर्म एम्फोटेरिक और बेसिक ऑक्साइड्स। लेकिन बोरान क्या बनाता है? एसिडिक ऑक्साइड्स बनाता है। अमूमन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, लेकिन इसमें एल्यूमिनियम जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। बाकी ये सारे क्या बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स, यानी ये सारे जो ऑक्साइड्स बनाते हैं वो अमूमन बेसिक होंगे। एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स होंगे वो एम्फोटेरिक होंगे, लेकिन इसका जो ऑक्साइड है ये एसिडिक है। बोरान का ऑक्साइड एसिडिक है, बाकी जबकि बाकी ग्रुप मेंबर कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं? या तो एम्फोटेरिक बनाते हैं या तो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज बोराक्स सर्व्स एज अ वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट। यानी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए बोराक्स यूज होता है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि वाटर के हार्डनेस के वजूहात क्या हैं। देखिए, अमूमन वाटर हार्डनेस के वजूहात ये 2 चीज़ें हैं, कैल्शियम का आयन और मैग्नीशियम के आयन्स। ये जो 2 आयन्स हैं ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है। आयनिक फॉर्म में पानी में ये हल हो जाते हैं और हल होने की वजह से ये पानी के अंदर हार्डनेस का सबब बनते हैं। अब करना क्या है कि इन आयन्स को किसी तरह से, जो कि सॉल्युबल आयन्स हैं, इनको इनसॉल्युबल आयन्स में कन्वर्ट करना होता है। तो जब इनको इनसॉल्युबल आयन्स में कन्वर्ट किया जाता है तो फिर ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, यानी रसूब बन के अलग हो जाएंगे और इनको फिल्टर करके वाटर से अलग किया जा सकता है। तो अब करना क्या है कि इन आयन्स को वाटर से रिमूव करना है। इस काम के लिए बोराक्स जो है वो यूज हो सकता है। बोराक्स का फार्मूला क्या है? Na2B4O7। ये रिएक्ट जब करेगा मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम आयन के साथ, तो देखें आयन एक्सचेंज होगा। आयन एक्सचेंज मीन्स के इसको यहां से कट करके यहां पे पेस्ट कर देना है और इसको यहां से उठा के यहां पे पेस्ट कर देना, यानी आयन एक्सचेंज होगा। ये आयन यहां से यहां आएगा और ये आयन उसकी जगह पे निकल जाएगा, सोडियम आयन। तो क्या होगा? Mgb4O7 प्लस Na प्लस 2Na प्लस, इक्वेशन बैलेंस। अच्छा जी, ये जो Mgb4O7 है ये पानी में इनसॉल्युबल है, पानी में हल नहीं है और ये प्रेसिपिटेट्स बनाएगा। इन प्रेसिपिटेट्स को फिल्टर करके वाटर से अलग किया जा सकता है, जो कि इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स की शक्ल में होता है। इसी तरह से यही चीज है कैल्शियम के साथ।
Na2B4O7 जब कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम आयन के साथ, तो इसके साथ भी आयन एक्सचेंज वाला मैकेनिज्म चलेगा और इसको किस चीज में तब्दील करेगा, CaNa2 की जगह पे कैल्शियम आएगा CaB4O7 प्लस सोडियम जाएगा Ca+2 की जगह पे, तो 2Na+। अब ये जो है ये भी पानी में इनसॉल्युबल है और इनसॉल्युबल होने की वजह से ये प्रेसिपिटेट बनाएगा और इन प्रेसिपिटेट्स को फिल्टर करके अलग किया जाएगा। तो अब लिखेंगे कैसे? स्टूडेंट, soluble ions of calcium and magnesium are the causes of water hardness। वाटर हार्डनेस के वजूहात हैं। बोराक्स react with these ions and convert them in CaB4O7 and MgB4O7, यानी इन चीजों में इनको कन्वर्ट कर देता है, MgB4O7 में और CaB4O7 में। These ions यानी CaB4O7 and MgB4O7 आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में हल नहीं है, एंड प्रेसिपिटेट आउट, और प्रेसिपिटेट बनाकर, रसूब बनाकर अलग हो जाते हैं। तो ये भी अब प्रेसिपिटेट की शक्ल में है और ये भी प्रेसिपिटेट्स की शक्ल में है, फिर इन प्रेसिपिटेट्स को अलग किया जाएगा। तो इस तरह से ये वाटर हार्डनेस को दूर करने के लिए यूज होता है। तो इसकी एक खूबी है कि ये दोनों किस्म के हार्डनेस, आपको पता है पानी के दो किस्म के हार्डनेस होती है, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट, तो ये दोनों हार्डनेस को रिमूव करने के लिए ये मेथड यूज होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप फोर्थ। ग्रुप फोर्थ के बाकी मेंबर्स की से कार्बन के कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो मुनफरिद हैं, डिफरेंट हैं, उनको डिस्कस करें। तो कार्बन के अंदर दो ऐसी चीजें हैं जो कि बाकी ग्रुप मेंबर्स के अंदर नहीं है। नंबर एक बात तो यह है कि कार्बन जो है एक नॉन मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल है, और इसी ग्रुप में सिलिकॉन भी एक नॉन मेटल है। पहले ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम लिख दें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये सारे इस ग्रुप के एलिमेंट हैं। इनमें से कार्बन के अंदर कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जो कि बाकी एलिमेंट से इसको डिफरेंट करते हैं। नंबर एक तो यही है कि कार्बन नॉन मेटल है, यहाँ पे सिलिकॉन भी नॉन मेटल है, ये कार्बन और सिलिकॉन दोनों नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद ग्रुप के जो बाकी मेंबर्स हैं ये या तो मेटलाइड्स हैं या फिर मेटल्स हैं। तो एक तो यही चीज है। और नेक्स्ट ये है कि कार्बन जो है ये कैटिनेशन का मुजाहरा करता है। कैटिनेशन क्या है? कार्बन का इस तरह से मिलकर लंबे लंबे चेन बनाना, कार्बन इस तरह से मिलकर लंबे लंबे चेन और रिंग्स बनाता है। इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं, जो कि बाकी ग्रुप मेंबर्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ कार्बन के अंदर है। तो कैसे लिखेंगे? नंबर वन, कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल्स व्हाइल अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप फोर्थ ए आर मेटल आर मेटलाइड्स। सिर्फ कार्बन सिलिकॉन इस ग्रुप के अंदर, जो कि ग्रुप फोर्थ ए है या 14 है, इसमें ये दो नॉन मेटल्स हैं, बाकी सारे या तो मेटल्स हैं या मेटलाइड्स हैं, जैसे जर्मेनियम, टिन और लेड। उसके बाद है कार्बन शो कैटिनेशन। कार्बन कैटिनेशन का मुजाहरा करता है, ये कार्बन की एक इनफरादियत है। while other member of his group does not show this property, बाकी मेंबर्स जो है वो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते। अब कैटिनेशन क्या है? कार्बन का इस तरह से रिंग्स और लंबे लंबे चेन बनाना। द सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सिलिकॉन्स? सिलिकॉन्स क्या होते हैं? सिलिकॉन्स पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स मीन्स के बहुत सारे सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स इकट्ठे मिलकर लंबे लंबे चेन्स और गुच्छों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, तो उनको हम पॉलीमर्स कहते हैं। यानी बहुत सारे लिंकेज होते हैं, बहुत सारे सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स का। तो क्या है? सिलिकॉन्स आर पॉलीमर्स, ये पॉलीमर्स होते हैं दैट हैव अल्टरनेट सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड।
अल्टरनेट मतलब एक सिलिकॉन फिर ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन फिर ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन फिर ऑक्सीजन, इस तरह से इनके अंदर अल्टरनेट कार्बन सिलिकॉन सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं विद, एक और क्या होता है, विद नॉन पोलर साइड चेन। ये जो है मिथाइल ग्रुप जो है CH3, ये नॉन पोलर होते हैं और यहाँ पे एज अ साइड चेन के काम करते हैं। यानी अल्टरनेट सिलिकॉन ऑक्सीजन का पॉलीमर होता है और इसके ऊपर जो साइड चेन लगे हुए होते हैं, ये साइड चेन हमेशा नॉन पोलर कंपाउंड्स के होते हैं। तो इस तरह के सब्सटेंसेस को, पॉलीमर्स को हम सिलिकॉन्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव ब्रीफ समरी ऑफ प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन के हमने खसूसियात बताने हैं, प्रॉपर्टीज बताने हैं सिलिकॉन्स के। तो सम मिथाइल सिलिकॉन्स आर ऑयली लिक्विड, यानी ऑयल नुमा लिक्विड्स होते हैं कौन, मिथाइल सिलिकॉन्स। और उसके बाद विस्कासिटी, विस्कासिटी वैसे कहते हैं गाढ़ापन को। विस्कासिटी ऑफ सिलिकॉन्स डज नॉट मच चेंज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो इनकी विस्कासिटी के ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यानी टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कम करेंगे तो इनका विस्कासिटी ज्यादा नहीं बढ़ेगा, या फिर टेम्परेचर को बहुत बढ़ाएंगे तो विस्कासिटी इनका कम नहीं होगा। उसके बाद है सिलिकॉन ऑयल्स आर इनर्ट। सिलिकॉन ऑयल जो होते हैं अमूमन इनर्ट होते हैं। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, इवन के हाई टेम्परेचर के ऊपर भी नॉन रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मिथाइल सिलिकॉन्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास आर लाइक रबर, रबर लाइक होते हैं। कौन से, मिथाइल सिलिकॉन जिनका मॉलिक्यूलर मास हाई है वो रबर लाइक होते हैं। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटलाइन द यूजेस ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन्स के यूजेस बताएं, कहाँ इनको हम यूज करते हैं। दीज आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होते हैं, इस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं जो कि फ्रिक्शंस को कम करने के लिए, अमूमन इंजन्स के अंदर या दूसरी चीजों में फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज होते हैं। लुब्रिकेंट बाय मिक्सिंग विद ग्रीसेस, और इनको ग्रीसेस के साथ मिक्स करके इनके लुब्रिकेंट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिस्टम्स। हाइड्रोलिक सिस्टम मतलब जैसे हाइड्रोलिक्स ब्रेक वगैरह जहाँ पे प्रेशर को यूज किया जाता है, तो उन सिस्टम्स के अंदर इनको सिलिकॉन्स को यूज किया जाता है, वहां पे भी बतौर शायद लुब्रिकेंट यूज होते हैं। और उसके बाद है यूज्ड इन रबर ट्यूबिंग्स एंड शीट्स, यानी प्लास्टिक शीट्स बनाने के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, तारों के ऊपर इंसुलेटर्स के तौर पर इनको यूज किया जाता है। ये करंट के नॉन कंडक्टर होते हैं तो इंसुलेट करते हैं मेटल्स को, तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के तौर पर भी इनको यूज किया जाता है। इसके बाद यूज्ड एज वाटर रिपेलेंट टू मेक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वाटर प्रूफ, तो मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसे घड़ी वगैरह को वाटर प्रूफ बनाने के लिए वाटर रिपेलेंट के तौर पर भी इनको यूज किया जाता है, ताकि किसी चीज के अंदर वाटर दाखिल ना हो। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव ब्रीफ समरी ऑफ प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन के हमने खसूसियात बताने हैं, प्रॉपर्टीज बताने हैं सिलिकॉन्स के। तो सम मिथाइल सिलिकॉन्स आर ऑयली लिक्विड, यानी ऑयल नुमा लिक्विड्स होते हैं कौन, मिथाइल सिलिकॉन्स। और उसके बाद विस्कासिटी, विस्कासिटी वैसे कहते हैं गाढ़ापन को। विस्कासिटी ऑफ सिलिकॉन्स डज नॉट मच चेंज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो इनकी विस्कासिटी के ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यानी टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कम करेंगे तो इनका विस्कासिटी ज्यादा नहीं बढ़ेगा, या फिर टेम्परेचर को बहुत बढ़ाएंगे तो विस्कासिटी इनका कम नहीं होगा। उसके बाद है सिलिकॉन ऑयल्स आर इनर्ट। सिलिकॉन ऑयल जो होते हैं अमूमन इनर्ट होते हैं। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, इवन के हाई टेम्परेचर के ऊपर भी नॉन रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मिथाइल सिलिकॉन्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास आर लाइक रबर, रबर लाइक होते हैं। कौन से, मिथाइल सिलिकॉन जिनका मॉलिक्यूलर मास हाई है वो रबर लाइक होते हैं।
स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब यूजेस ऑफ सिलिकेट्स। सिलिकेट्स के यूजेस बयान करें। यूज्ड एज फिलर इन सोप इंडस्ट्री। सोप इंडस्ट्री में इनको फिलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड इन टेक्सटाइल एज फायर प्रूफ, यानी फायर प्रूफ चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनको आग ना लगे ऐसी चीज़ें टेक्सटाइल में यूज़ होते हैं। यूज्ड इन फर्नीचर पॉलिशेस, फर्नीचर पॉलिशेस में इनको यूज़ किया जाता है। यूज्ड टू मेक अनकम्बस्टिबल फैब्रिक्स, बहुत सारे ऐसे फैब्रिक्स जिनको आग ना लगे, इस तरह के फैब्रिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्ले यानी चिकनी मिट्टी, ये भी सिलिकेट है। इज यूज टू मेक ब्रिक्स, ईंटें बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये भी इनका सिलिकेट्स का एक इस्तेमाल है। यूज्ड इन मेकिंग पोट्री, यानी मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड अदर सिरामिक्स, और दूसरे बहुत सारे सिरामिक्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यूज टू मेक कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स मीन्स के लोशन क्रीम वगैरह ये चीज़ें बनाने के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है।